आरपीसी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे 2 बार अध्यक्ष बने थे। एक तो है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। तो सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939, 2 बार बने थे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी। तो वो की थी चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना की थी, वो की थी चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को की थी। अगला प्रश्न देखते हैं राजा राम मोहन राय की पुस्तकें कौन कौन सी है। तो उनकी मेन 3 पुस्तकें हैं, वो याद रखनी है। पहली है एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। दूसरी है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तीसरी है तोहफत उल मोहिद्दीन। ये तोहफत उल मोहिद्दीन है वो कौन सी भाषा में है, ये फारसी भाषा में है। आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के अखबार कौन कौन से थे। तो पहला था संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट। तो 2 अखबार थे, एक तो संवाद कौमुदी और बंगाल गजट। ये दोनों कौन सी भाषा में थे, बांग्ला भाषा में थे। दूसरा है बंगदूत, ये हिंदी भाषा में था। नेक्स्ट है ब्रह्मानिकल, अंग्रेजी भाषा में। मिरात उल अखबार ये था फारसी भाषा में। तो ये पूछा जाता है बहुत। तो राजा राम मोहन राय की पुस्तकें एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तोहफत उल मोहिद्दीन। और राजा राम मोहन राय के अखबार कौन से थे, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट, बंगदूत, ब्रह्मानिकल और मिरातुल अखबार, ये थे उनके अखबार। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी। वो की थी आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी, वो की थी 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन किन्होंने शुरू किया था, वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। और ये चालू कब हुआ, ये हुआ 5 मई 1897 को वेलूर से। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किन्होंने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। और कब से चालू हुआ था, 5 मई 1897 से। कहाँ पे चालू हुआ था, ये चालू हुआ था वेलूर में चालू हुआ था। नेक्स्ट है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक किन्होंने लिखी, वो लिखी थी महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो वो बने लाहौर अधिवेशन में 1929 में। तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट है किस रियासत के विलय के समय सरदार पटेल को पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी थी। तो कौन सी रियासत है उसके विलय के समय उनको पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी, वो है हैदराबाद रियासत के विलय के समय। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे है कि जहांगीर, जहांगीर का महल कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है आगरा के किले में। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न, तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि जहांगीर का महल कहाँ स्थित है, वह आगरा के किले में स्थित है। तो एक बार तो ऐसे करके पूछा था कि निम्न में से कौन सी इमारत है जो कि फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो उसका आंसर था जहांगीर का महल, ये कहाँ है, आगरा के किले में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो वो हुआ था मेरठ से 10 मई 1857 को। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था मेरठ से हुआ था और 10 मई 1857 को हुआ था। आगे हम देखते हैं अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी, वो की थी वी डी सावरकर ने।
विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे हम देखते हैं आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है। तो आनंद मठ उपन्यास लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो आनंद मठ जो उपन्यास लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है मेरे ऊपर चलाई गई हर लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। ये किसने कहा था। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर चलाई गई हर लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था। आगे देखते हैं गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस ये किताबें किन्होंने लिखी। वो लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस ये बुक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है द सोल ऑफ इंडिया ये किताब किसने लिखी थी। ये लिखी थी विपिन चंद्र पाल ने। द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी विपिन चंद्र पाल ने। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 1930 को वायसराय इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किसने किया था। वो किया था HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उन्होंने किया था 10 दिसंबर 1930 को जो वायसराय इरविन था उसकी रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया था HSRA के सदस्यों ने किया था। आगे हम देखते हैं नौजवान सभा संगठन है उसकी स्थापना किसने की थी। वो की थी भगत सिंह ने 1926 में की थी। तो नौजवान सभा जो संगठन था उसकी स्थापना की थी भगत सिंह ने 1926 में। नेक्स्ट लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड चलाकर किनको फांसी दी गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय किन पे चलाया गया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इन पे चलाया गया था और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी थी। कौन सा षड्यंत्र केस चला करके लाहौर षड्यंत्र केस चला करके फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस किन पे चलाया गया था। तो दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था अमीर चंद अवध बिहारी बाल मुकुंद बसंत कुमार। इन सभी को तो दिल्ली षड्यंत्र केस चला करके क्या दे दी गई थी फांसी दे दी गई थी। और इसमें रास बिहारी बोस है वो बचकर निकलने में सफल हो गए थे। तो दिल्ली षड्यंत्र केस किस कारण चलाया था इन पे। तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में जो वायसराय होर्डिंग आया था तो उन पर बम फेंकने का प्रयास किया था जिसमें होर्डिंग बच गया था। तो इस कारण इन पे दिल्ली षड्यंत्र केस चला करके इनको फांसी दी गई थी। किनको अमीर चंद अवध बिहारी बाल मुकुंद बसंत कुमार इन सभी को तो फांसी दी गई थी और रास बिहारी बोस वहां से बचकर निकलने में सफल हो गए थे। अब हम आगे देखते हैं पृथ्वीराज विजय में। तो पृथ्वीराज विजय है उसमें वैरिक घरट की उपाधि किसे दी गई है। तो पृथ्वीराज विजय में वैरिक घरट की उपाधि दी गई है वह है गोविंद तृतीय को। तो गोविंद तृतीय है उनको पृथ्वीराज विजय में वैरिक घरट की उपाधि दी गई है। आगे हम देखते हैं कुछ प्रजामंडल है और उनके नेता है उनको मैच करने का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे जैसलमेर प्रजामंडल के नेता कौन थे मीठालाल व्यास। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किससे था बांसवाड़ा प्रजामंडल से। कुंज बिहारी लाल मोदी का संबंध था अलवर प्रजामंडल से। रमेश चंद्र ओझा का संबंध था शाहपुरा प्रजामंडल से। नेक्स्ट है मगाराम वैद्य का संबंध था बीकानेर प्रजामंडल से। त्रिलोक चंद माथुर का संबंध था करौली प्रजामंडल से। मांगीलाल भव्य कन्हैयालाल मित्तल मकबूल आलम इन सभी का संबंध था झालावाड़ प्रजामंडल से था। तो प्रजामंडल और उनके नेता जैसलमेर प्रजामंडल के नेता मीठालाल व्यास। बांसवाड़ा के नेता थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अलवर के नेता थे कुंज बिहारी लाल मोदी। शाहपुरा के नेता थे रमेश चंद्र ओझा। बीकानेर के नेता थे वो थे मगाराम वैद्य। करौली प्रजामंडल के नेता थे त्रिलोक चंद माथुर और झालावाड़ प्रजामंडल के नेता थे मांगीलाल भव्य कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। आगे हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार शासक जिन्होंने की रत्न हस्तिन की उपाधि धारण की वो थे वत्सराज। वत्सराज थे
उन्होंने रत्न हस्तिन की उपाधि धारण की थी। उससे पहले अभी हमने पढ़ा था रोहिल्ला किन्हें कहा जाता था, वो कहा जाता था हरिश्चंद्र को। तो गुर्जर प्रतिहार शासक जिन्होंने रत्न हस्तिन की उपाधि धारण की थी वो थे वत्सराज, और जो रोहिल्ला किन्हें कहा जाता था वो राजा गुर्जर प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र को कहा जाता रोहिल्ला। नेक्स्ट हम देखते हैं नागा दादू पंथियों को सेना में सर्वप्रथम भर्ती किन्होंने किया, वो किया था सवाई जयसिंह ने। तो नागा दादू पंथी थे, उनको सेना में भर्ती किया था सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है अर्थुना के मंडलेशा मंदिर का निर्माण कराया था, वो कराया था चामुंडा राज परमार ने। अर्थुना के मंडलेशा मंदिर का निर्माण कराया था चामुंडा राज परमार ने। नेक्स्ट है कि कुछ रियासतें हैं और उनके जो पॉलिटिकल एजेंट थे ना वो दिए गए हैं, तो वो याद करने हमको। सबसे पहला है जोधपुर। जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मैक मैसन। जोधपुर मतलब मारवाड़, मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मैसन। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जोधपुर, जोधपुर को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी। तो सूर्य को इंग्लिश में बोलते हैं सन, तो जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मैसन, तो इनके नाम में भी सन आ रहा है। तो जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मैसन। आगे देखते हैं उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे सावर्स। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो क्या करते हैं? शावर लेते हैं, नहाते हैं। तो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स। नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिसन। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हमको कहीं आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है, मान लो मॉरिशस घूमने जाना है, तो मॉरिशस घूमने जाने के लिए भरपूर मात्रा में पैसा चाहिए। तो भरपूर, तो भरपूर से हो गया भरतपुर, और पैसा चाहिए मतलब कहाँ घूमने के लिए? मॉरिशस घूमने के लिए। तो मॉरिसन के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिसन। नेक्स्ट है कि सिरोही। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे जेडी हॉल। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सिर ढकने के लिए क्या चाहिए? हॉल चाहिए। तो सिर ढकने के लिए क्या चाहिए? हॉल यानी कमरा। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। तो जय हो जाती है तब क्या करते हैं? डन करते हैं। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। नेक्स्ट है धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नास्केत लीला। ये सब किनकी रचनाएं हैं? ये है चरणदास जी की। धर्म पदार्थ, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नास्केत लीला, ये सब रचनाएं हैं चरणदास जी की रचनाएं हैं ये सब। आगे है अकबर के शासन काल में बलूच विद्रोह का दमन किन्होंने किया था? तो वो किया था बीकानेर के राय सिंह ने। तो अकबर के शासन काल में जो बलूच विद्रोह है उसका दमन किया था बीकानेर के राय सिंह ने किया था। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं हम। तो अभी हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई रासायनिक अभिक्रिया दे देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इसको संतुलित करो। ठीक है, तो संतुलित करने का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो संतुलित कैसे किया जाता है उसको देखते हैं हम। तो ये कोई केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है? अभी संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित कैसे करना है? तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? इधर एरो है, एरो के इधर वाले तो क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक। इधर वाले क्या कहलाते हैं? उत्पाद। तो क्रियाकारक में कोई तत्व जितना होता है ना उतना किस में होता है? उत्पाद में। तो मान लो हाइड्रोजन इधर जितने होंगे उतने ही उतने ही कहाँ होने चाहिए? इधर होने चाहिए। फेरस इधर जितने होंगे उतने ही कहाँ होने चाहिए? इधर होने चाहिए। जब क्रियाकारक वाली साइड और उत्पाद वाली साइड दोनों साइड कोई भी तत्व समान हो जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है? फेरस। फेरस इधर कितना है? 1 है। इधर कितने दे रखे हैं? 3। तो इधर इधर भी कितने करने पड़ेंगे? 3। तो इधर क्या कर देंगे? आगे लगेंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट फेरस हो गया संतुलित। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 4। इधर कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है। तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे? 4। तो इधर 4 करने के लिए क्या कर देंगे? इधर आगे 4 लगा देंगे। ठीक है, तो H2O कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब फेरस और ऑक्सीजन तो संतुलित हो गए, बचा क्या? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को संतुलित करना है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए देखेंगे, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, ये कितने हो गए, 2 हो गए, और इधर हो गए हाइड्रोजन 2, तो ये है, और ये 4, ये 2 इंटू 4 कितने हो गए, 8 हो गए, तो इधर हो गए 8, तो अब इधर तो हो गए 8, इधर कितने हैं, 2, तो इधर संतुलित करने के लिए क्या कर देंगे, इधर 4 लगा देंगे, तो इधर भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो फेरस संतुलित हो गए, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया, तो ये पूरी अभिकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो इस टाइप से संतुलित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ प्रकार के दिए गए। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो छोटे छोटे यौगिक है, ठीक है, दो छोटे छोटे क्रियाकारक है, वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे ये CaO और H2O दोनों जुड़ गए और इसका निर्माण किया, तो ये क्या हो गया, संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक है। तो इसमें दो छोटे छोटे क्रियाकारक जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़ करके किसका निर्माण करता है, CO2। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, संयोजन। दूसरा हम अभिक्रिया देखते हैं कौन सी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या है, एक कोई क्रियाकारक है, वो बड़ा क्रियाकारक है, वो क्या होता है, टूट जाता है और टूट करके दो छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। तो ये क्या कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में एक उत्पाद, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक जो क्रियाकारक है वो टूट करके क्या है, दो छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया यानी टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है, एक क्रियाकारक होता है वो टूट करके दो छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण कर लेता है। जैसे 2AgBr, ये टूट कर क्या बना देते हैं, 2Ag प्लस Br2 बना लेता है। तो ये हो गई अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है ना, उसमें भी किया जाता है। 2AgBr सनलाइट की उपस्थिति में टूट जाती है और क्या बनता है, 2Ag प्लस Br2 बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व है वो किसी दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, वही क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हो गया, इधर है फेरस और इधर है CuSO4। तो फेरस है वो क्या करता है, यहाँ से किसको विस्थापित कर देता है, यहाँ CuSO4 में से क्या है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो फेरस कहाँ आ जाएगा, कॉपर की साइड आ जाएगा, और कॉपर कहाँ आ जाएगा, इधर फेरस की साइड आ जाएगा। तो इसमें फेरस है क्या कर लेता है, CuSO4 में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो कॉपर की जगह क्या आ जाता है, फेरस आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, विस्थापन दो बार होता है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, तो क्या बन जाता है, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें क्या है, Na2 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये Ba कहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो Na इधर चला गया तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। सोडियम और क्लोराइड मिलकर के क्या बना लेंगे, NaCl। और जो Ba या इधर आ गया तो ये क्या बना लेंगे, BaSO4। तो ये क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो बार विस्थापन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोहे पर जंग लगना, जैसे बोलता है संक्षारण, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना या रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता, ये किसके एग्जाम्पल है, रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ था, वो हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। आगे हम देखते हैं रोहिल्लदी। रोहिल्लदी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं हरिश्चंद्र। तो गुर्जर प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र किसके नाम से जाने जाते हैं, रोहिल्लदी। तो रोहिल्लदी के नाम से जाने जाते थे हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है राणा सांगा की छतरी कहाँ पे स्थित है, तो राणा सांगा की छतरी है मांडलगढ़ में। राणा सांगा की छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ में। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का जो पहला राजनीतिक अखबार कौन सा था,
तो राजस्थानी भाषा का जो पहला राजनीतिक अखबार था उसका नाम था आगीबाण। क्या था? आगीबाण। तो राजस्थानी भाषा का जो पहला राजनीतिक अखबार था उसका नाम था आगीबाण। आगे हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय कुछ जगह वहां का नेतृत्व किन्होंने किया था। जैसे कोठारिया, कोठारिया ठाकुर कौन थे? वो थे ठाकुर जोत सिंह। तो कोठारिया में जो कोठारिया के सामंत कौन थे उस टाइम? वो थे ठाकुर जोध सिंह। सलुम्बर, सलुम्बर के कौन थे? वो थे केसरी सिंह। कौन थे? केसरी सिंह। और आसोप, आसोप ठिकाने के कौन थे? आसोप के थे वो शिवनाथ सिंह। तो ये भी पूछा जाता है। तो आसोप वाला अभी पूछा गया था, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो कोठारिया के तो कौन थे? वो थे ठाकुर जोत सिंह। और सलुम्बर के थे ठाकुर केसरी सिंह। आसोप के थे शिवनाथ सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? तो दिल्ली पर अधिकार किया था वो पहले चौहान शासक कौन थे? वो थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ पहले चौहान शासक थे जिन्होंने की दिल्ली पर अधिकार किया था। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं चांदी की जो मुद्रा पंचमार्क वो कहाँ से मिली है? तो चांदी की मुद्रा जो पंचमार्क है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है बैराट सभ्यता से। तो चांदी की मुद्रा जो पंचमार्क है वो मिली है बैराट सभ्यता से। अगला है कि बैराट सभ्यता में उत्खनन का काम किन्होंने किया था? तो बैराट सभ्यता के उत्खनन का काम किया था दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। इन्होंने बैराट सभ्यता में उत्खनन का काम किया था। तो दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, इन तीनों ने किया था। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 के लिए अब हम आरएसओएस राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आरएसओएस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। आरएसओएस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 21 मार्च 2005 को। तो आरएसओएस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2005 को हुई थी इसकी स्थापना। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है सभी तक सबके लिए। तो आरएसओएस का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? सभी तक सबके लिए। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2005 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि आरएसओएस का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो है एकलव्य भवन जयपुर में स्थित है। तो आरएसओएस का मुख्यालय कहाँ है? एकलव्य भवन जयपुर में स्थित है। अब हम आगे देखते हैं आरएसओएस है ये जो ओपन स्कूल है इसमें ना अगर किसी बच्चे को कक्षा 10 में एडमिशन लेना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। तो आरएसओएस यानी ओपन स्कूल में किसी बच्चे को 10वीं कक्षा में एडमिशन लेना है तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। और यदि किसी बच्चे को 12वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 15 वर्ष। 15 वर्ष तो उसकी आयु होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो 10वीं पास हो चुका होना चाहिए। तो 12वीं में एडमिशन लेने के लिए उसकी आयु होनी चाहिए 15 वर्ष और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए वो। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आरएसओएस है इसमें ना बच्चे को कुल कितने 17 विषय होते हैं टोटल। कक्षा 10 में कितने होते हैं? 17 विषय होते हैं। तो 17 विषयों में से उसे 5 सब्जेक्ट चुनने का अवसर मिलता है। तो ओपन स्कूल है उसमें कक्षा 10वीं में जो 17 विषयों में से बच्चे को कितने 5 विषय चुनने होते हैं। और कक्षा 12वीं में टोटल 27 विषय होते हैं उसमें से बच्चे को भी 5 विषय चुनने होते हैं। तो 10वीं 12वीं दोनों में 5-5 विषय चुनने होते हैं। लेकिन 10वीं में तो 17 विषय होते हैं और 12वीं में 27 विषय होते हैं उसमें से 5-5 विषय चुनने होते हैं। तो 5 विषय तो चुनने ही होते हैं, ये तो जरूरी है। इसके अलावा कोई बच्चा 2 अतिरिक्त विषय भी चुन सकता है। ठीक है, तो 2 अतिरिक्त विषय भी चुन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी बच्चे को कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए क्या है? उसे 5 विषयों में पास होना जरूरी है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने? कम से कम 5 विषयों में पास होना जरूरी है। और उसमें से भी कम से कम एक और अधिक से अधिकतम 2 भाषा विषय में पास होना जरूरी है। तो 5 विषय में पास होना है बच्चे को। और क्या है? कम से कम एक भाषा विषय यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी भाषा विषय है तो उसमें से एक भाषा विषय में उसे पास होना जरूरी है। और अधिकतम 2 भाषा विषय में पास हो सकता है। ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों वो भाषा विषय ले ले और उसमें पास हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम एक भाषा विषय और अधिक से अधिक 2 भाषा विषय में पास हो सकता है। और उसे
कितने 5 विषयों में उसे पास होना होता है। तो नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोई कक्षा पास करने के लिए बच्चे को कितने अवसर दिए जाते हैं? तो 5 सालों तक अवसर दिए जाते हैं। 5 सालों में 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये वाला प्रश्न तो पूछा जा चुका है कि ओपन स्कूल में बच्चे को कोई कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम कितने अवसर दिए जाते हैं? 9 अवसर। और एक इसकी स्थापना वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2005 को हुई थी। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, टाइम पत्रिका का वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? वो दिया गया पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। तो टाइम पत्रिका है उसका वुमन ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? वो दिया गया पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन क्या है? एक जीव विज्ञानी तथा वन्य जीव संरक्षणवादी है। तो 2025 का जो वुमेन ऑफ द ईयर 2025 टाइम पत्रिका का वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया पूर्णिमा देवी वर्मन को, जो कि एक जीव विज्ञानी तथा वन्य जीव संरक्षणवादी है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि जो टाइम पत्रिका है उसका वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसे दिया गया है? तो 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। तो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि कहाँ के है? छत्तीसगढ़ के है और ये हिंदी भाषा के साहित्यकार है। तो 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि हिंदी भाषा के साहित्यकार है और छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के किन 3 व्यक्तियों को 2025 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के कौन से 3 व्यक्ति हैं जिनको कि 2025 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है? पहले तो है बैजनाथ महाराज, या क्या कहते हैं बैजू महाराज, ये किससे संबंधित है? आध्यात्म से। दूसरे है बैतुल बेगम जिनका संबंध है कला से। तीसरे है सीन काफ निजाम जो कि साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। तो राजस्थान के कौन से 3 व्यक्ति है जिनको कि 2025 का पद्म पुरस्कार मिला है? वो है, पहले तो है बैजू महाराज, दूसरे है बैतुल बेगम, तीसरे है सीन काफ निजाम। तो इन तीनों को 2025 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये तीनों राजस्थान के हैं, बैजू महाराज, बैतुल बेगम और सीन काफ निजाम। आगे हम देखते हैं 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? तो 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी भाषा के लिए वो मिला है गगन गिल को। किनको मिला है? गगन गिल को मिला है उनके कविता संग्रह मैं जब तक बाहर आई के लिए मिला है। तो 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है गगन गिल को, मैं जब तक बाहर आई उनकी कविता संग्रह है उसके लिए दिया गया है। तो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है गगन गिल को, मैं जब तक बाहर आई उनकी कविता संग्रह है उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए। राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है, वो दिया गया है मुकुट मणिराज को, उनकी रचना गांव और अम्मा के लिए दिया गया है। तो 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है मुकुट मणिराज को, उनकी रचना गांव और अम्मा के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए तो दिया गया है, किसको दिया गया है? वो दिया गया है गगन गिल को, जबकि राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है वो दिया गया है मुकुट मणिराज को। नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 का जो इरास्मस पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो 2024 का जो इरास्मस पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को दिया गया है। और ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? उनके जो जलवायु परिवर्तन पर लेख है ना उसके लिए दिया गया है 2024 का इरास्मस पुरस्कार। और किसको दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं RSCERT क्या है? RSCERT RSCERT की जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या है? एजुकेशनल है, ठीक है। तो ये एक बार पूछा भी गया था, 2 ऑप्शन दिए गए थे, एक में तो था एजुकेशन और एक में था एजुकेशनल। तो इसका आंसर क्या है? एजुकेशनल। तो RSCERT की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है उदयपुर में। RSCERT कहाँ है? उदयपुर में।
RSCERT का जो पुराना नाम था, पहले का नाम था वो क्या था? वो था SIERT। क्या था? SIERT। तो RSCERT का जो पुराना नाम था वो था SIERT। SIERT का मतलब क्या होता है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो SIERT का पूरा नाम क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SIERT, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं SIERT की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 11 नवंबर 1978 को। तो SIERT की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 को। कहाँ हुई थी? उदयपुर में। और किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? वो है मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर। तो SIERT की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर। तो हुई थी मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 अगस्त 2018 को। तो 14 अगस्त 2018 है, उसको SIERT है, उसको किस में बदल दिया गया? RSCERT में बदल दिया गया। तो SIERT को RSCERT में गठन कब किया गया? वो किया गया 14 अगस्त 2018 को। तो 14 अगस्त 2018 को SIERT का गठन किस में कर दिया गया? RSCERT में कर दिया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि RSCERT का जो ध्येय वाक्य है, तो इसका जो वाक्य है वो क्या है? अभ्युदयध्वं समनस सखाय। तो RSCERT का ध्येय वाक्य क्या है? अभ्युदयध्वं समनस सखाय। इसका मतलब है समान मन वाले मित्रजनों उठो जागो। तो RSCERT का जो मूल वाक्य है वो क्या है? अभ्युदयध्वं समनस सखाय। और ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 101 से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं RSCERT के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो RSCERT के प्रमुख कार्य है, पहला है ये विद्यालय शिक्षा में किसके रूप में कार्य करता है? शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। तो RSCERT किसके रूप में कार्य करता है? विद्यालय शिक्षा में शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। दूसरा देखते हैं कि ये राज्य का क्या है? शैक्षिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। तो राज्य सरकार का जो शैक्षिक सलाहकार है वो क्या है? RSCERT। शिक्षा से संबंधित कोई भी सलाह लेनी होती है तो किससे लेती है सरकार? RSCERT से। नेक्स्ट है RSCERT क्या करता है? शैक्षिक अनुसंधान और शोध करवाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और शोध करवाने का काम भी कौन करता है? RSCERT। नेक्स्ट है कि कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु बनाने का काम भी कौन करता है? RSCERT। तो हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, वो तो क्या करता है? किताबों को मुद्रित करता है, जबकि जो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु को बनाने का काम कौन करता है? वो करता है RSCERT। नेक्स्ट है RSCERT क्या करता है? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान स्टेट राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इनके कार्यों में क्या समन्वय स्थापित करने का काम भी कौन करता है? RSCERT करता है। नेक्स्ट है RSCERT का अगला काम क्या है? ये शैक्षिक नीतियों तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि का निर्धारण करता है। तो शैक्षिक नीतियों और मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसका निर्धारण कौन करता है? वो करता है RSCERT। नेक्स्ट है RSCERT क्या करता है? शैक्षिक प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, उसके सबसे नोडल एजेंसी है, उसके रूप में कौन काम करता है? RSCERT। नेक्स्ट है ये डाइट के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है उनके कार्यों का भी प्रशिक्षण करता है RSCERT। RPSC स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के 52वें CJI कौन बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो 52वें CJI बने हैं वो बने हैं भूषण रामकृष्ण गवई। तो सुप्रीम कोर्ट के 52वें CJI यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वो बने हैं भूषण रामकृष्ण गवई। तो भारत है उसके सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भूषण रामकृष्ण गवई। दूसरा प्रश्न देखते हैं भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके नए अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो भारत के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके नए अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो एक तो अध्यक्ष बन गए, उसके साथ साथ 2 सदस्य और नियुक्त हुए अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। तो 2 सदस्य वो कौन कौन से हैं? तो पहले का नाम है प्रियंक कानूनगो। क्या है? प्रियंक कानूनगो। और दूसरे है विद्युत रंजन सांघी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। और जो 2 नए सदस्य नियुक्त हुए वो है, पहले है प्रियंक कानूनगो और दूसरे विद्युत रंजन सांघी। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के नए सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत के जो नए सीएजी है वो कौन बने? तो भारत के जो नए सीएजी बने वो बने हैं के संजय मूर्ति। तो भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो बने, वो कौन बने? के संजय मूर्ति। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं के संजय मूर्ति। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नई अध्यक्षा है वो कौन बनी है? वो बनी है विजया किशोर रहाटकर। तो भारत का जो महिला आयोग है उसकी 9वीं अध्यक्षा कौन बनी है? वो बनी है विजया किशोर रहाटकर बनी है। तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की जो 9वीं अध्यक्षा बनी है विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं वी नारायणन। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? वो बनाया गया है मदन बी लोकुर को। तो संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है मदन बी लोकुर को। नेक्स्ट है पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? वो बनाया गया है मिजोरम का। तो पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह है, उनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? मिजोरम का। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के नए वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है वह है, पहला है भगवद गीता और दूसरा है नाट्य शास्त्र। तो कौन कौन सा है? भगवद गीता और नाट्य शास्त्र, इन दोनों को किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया है? वह है भगवद गीता और नाट्य शास्त्र, इन दोनों को शामिल किया है यूनेस्को ने, अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। आगे हम देखते हैं यूनेस्को ने 2025 में भारत के 6 स्थानों को, कितने? 6 स्थानों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने 2025 में कितने स्थानों को शामिल किया है? 6 स्थानों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो वो 6 स्थान कौन कौन से है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यूनेस्को ने कितने स्थानों को शामिल किया है? 6 स्थानों को। वो 6 स्थान कौन से हैं? पहला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पहला कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है छत्तीसगढ़ में। दूसरा है मुदुमल मेगालिथिक मैनहिर, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मुदुमल मेगालिथिक मैनहिर, जो कि कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। तीसरा है अशोकन एडिक साइट, जो कि बहुत सारे राज्यों में स्थित है। चौथा कौन सा है? 64 योगिनी मंदिर, जो कि बहुत सारे राज्यों में है। नेक्स्ट है गुप्त मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर भारत में। और अगला कौन सा है? बुंदेलो के मंदिर, जो कि कहाँ है? एमपी और यूपी में। तो यूनेस्को ने 2025 में भारत के 6 स्थानों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। वो 6 स्थान कौन कौन से है? पहला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। दूसरा है मुदुमल मेगालिथिक मैनहिर, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में। तीसरा है अशोकन एडिक साइट, जो कि बहुत सारे राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट है 64 योगिनी मंदिर, जो कि बहुत सारे राज्यों में है। अगला है गुप्त मंदिर। गुप्त मंदिर कहाँ है? वो है उत्तर भारत में। और नेक्स्ट है बुंदेलो के महल, जो कि एमपी और यूपी में है। तो 6 स्थान है जिनको कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है 2025 में। कौन कौन से? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, मुदुमल मेगालिथिक मैनहिर तेलंगाना में, अशोकन एडिक साइट 64 योगिनी मंदिर, गुप्त मंदिर और बुंदेलो के मंदिर, इन 6 स्थानों को शामिल किया है। तो
यूनेस्को ने 2024 में किन स्थानों को विश्व धरोहर में शामिल किया था? तो वो 2024 में शामिल किया था, वो स्थान कौन कौन से है? पहला है मोइदम। मोइदम जो कि कहाँ है? असम में है। ये क्या है? असम के जो अहोम राजवंश है उनका कब्रिस्तान है। तो यूनेस्को ने 2024 में किन स्थानों को विश्व धरोहर में शामिल किया था? पहला तो क्या है? मोइदम जो कि असम में है, ये असम के अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। और ये तो है 2024 में शामिल किया, और ये अभी 2025 में शामिल की है 6 स्थान। और 2024 में तो किससे शामिल किया था? मोइदम जो कि असम में है, असम के अहोम राजवंश का क्या है? ये कब्रिस्तान है। नेक्स्ट हम देखते हैं 31 जुलाई 2024 को किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, वो दिया गया है किसे? कश्मीर शहर को। तो 31 जुलाई 2024 को कौन सा शहर है जिससे कि विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? वो दिया गया है कश्मीर शहर को दर्जा दिया गया है। और विश्व शिल्प शहर या वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा पाने वाला कश्मीर भारत का कौन सा शहर बन गया है? चौथा शहर बन गया है। राजस्थान से जयपुर को भी ये दर्जा मिल चुका है। तो 31 जुलाई 2024 को विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? वो दिया गया है कश्मीर शहर को दिया गया है। और अब हम BSER के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो BSER इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, BSER। तो इसकी स्थापना हुई थी ना, वो किसके अंतर्गत हुई थी? वो हुई थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के अंतर्गत हुई थी BSER की स्थापना। तो BSER की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 है, उसके तहत BSER की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई कब थी? वो हुई थी 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में हुई थी। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में हुई थी। बाद में इसे जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो जयपुर से इसको अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था? वो किया गया था 1961 में। तो BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इसको जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था? 1961 में किया गया था। और कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। तो BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? वो हुई थी जयपुर में हुई थी, 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। लेकिन 1961 को इसको जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। और कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। बाद में आगे हम देखते हैं, तो BSER है, उसका जो ध्येय वाक्य क्या है? उसका ध्येय वाक्य है सिद्धिर भवति कर्मजा। तो BSER का ध्येय वाक्य है सिद्धिर भवति कर्मजा, यानी कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है या सफलता प्राप्त होती है। तो इसका जो मूल वाक्य है वह है सिद्धिर भवति कर्मजा, यानी कर्म से ही सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? उसके सदस्यों का कार्यकाल है 3 वर्ष। तो BSER के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, तो BSER होते हैं, उसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं? उसमें एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। BSER में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है ना, वो क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। तो BSER में जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा मनोनीत होता है? राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष के अलावा इसमें 7 सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष के अलावा क्या है? उपाध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? उपाध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। उसके अलावा एक अध्यक्ष और होता है। तो उपाध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं ना, उसमें जो इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो सेकेंडरी एजुकेशन का क्या होता है? डायरेक्टर होता है। माध्यमिक शिक्षा का निदेशक होता है, वही BSER का क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। तो माध्यमिक शिक्षा का निदेशक BSER का उपाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं, BSER में जो निर्वाचित सदस्य है उनकी संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 7, जबकि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 17। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार पहले कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वह 17। विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा का स्पीकर है, उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 2। तो BSER में विधानसभा स्पीकर के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट को ऑप्टेड मेंबर की संख्या होती है, वो भी कितनी होती है? 2। तो BSER है, उसमें को ऑप्टेड मेंबर की संख्या भी कितनी है? 2। नेक्स्ट राजस्थान
जो क्या बीएससीआर है, बीएससीआर में सचिव, एक सचिव होता है, तो सचिव की नियुक्ति कौन करती है? वो करती है राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है सचिव की नियुक्ति। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेंसस ऑफ राजस्थान 2011। तो राजस्थान की 2011 की जो जनगणना है उसको पढ़ते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2011 में जो राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 6.85 करोड़। तो 2011 में जो राजस्थान की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 6.85 करोड़ थी। नेक्स्ट है 2011 में जो राजस्थान की जनसंख्या थी वो पूरे भारत का कितना प्रतिशत थी? तो वो थी 5.66%। तो पूरे भारत का कितना परसेंट थी? वो थी 5.66%। तो 2011 में जो राजस्थान की जनसंख्या थी पूरे भारत की जनसंख्या की 5.66% थी। नेक्स्ट है राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? वो है 17.8%। तो राजस्थान में जो अनुसूचित जाति है उसकी जनसंख्या कितनी है? 17.8%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 13.5%। और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की जनसंख्या है वो है 12.13%। तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं, तो पूछ भी सकता है। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 17.8%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो है 13.5%। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की जनसंख्या है वो है 12.13%। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की जो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? वो है 75.1%। तो 75.1% राजस्थान में कहाँ रहते हैं? गाँवों में रहते हैं। तो राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या वो है 75.1%। जबकि शहरी जनसंख्या वो है कितनी है? 24.9%। तो राजस्थान में शहरों में रहने वालों की प्रतिशत कितना है? केवल 24.9% शहरों में रहते हैं। जबकि 75.1% तो कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया जयपुर। उसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर। उसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं आगे राजस्थान में 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर था 21.31%। तो राजस्थान में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 21.31% था। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले का था? वो था बाड़मेर का 32.5%। राजस्थान में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर था वो किस जिले का था? वो था बाड़मेर का था और कितना था? 32.5%। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की थी? वो थी गंगानगर की और कितनी थी? 10%। तो राजस्थान में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर। अब आगे देखते हैं ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या शहरों में निवास करती है? तो ऐसे जिले जिनकी अधिकांश जनसंख्या शहरों में निवास करती है, तो उन जिलों में सबसे पहला आ जाएगा कोटा। कोटा की मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों में। दूसरे नंबर पे जयपुर, तीसरे नंबर पे अजमेर और चौथे नंबर पे जोधपुर। ये ऐसे जिले हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। अब देखते हैं कि ऐसे जिले जिनकी अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है वो कौन से हैं? पहला आ गया डूंगरपुर। डूंगरपुर की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में। दूसरे नंबर पे वो आ जाएगा बाड़मेर, तीसरे पे आ जाएगा बांसवाड़ा और चौथे पे आ गया प्रतापगढ़। तो ये ऐसे जिले हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में रहती है। पहले पे आ गया डूंगरपुर और दूसरे पे बाड़मेर, तीसरे पे बांसवाड़ा और चौथे पे प्रतापगढ़। अगर आपसे पूछ लिया ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अधिकांश मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों में, तो पहले नंबर पे कौन सा था? कोटा। और ऐसे कौन सी जनसंख्या ऐसी कौन सी जिला है जिसकी अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में। तो पहले नंबर पे कौन सा था? डूंगरपुर। तो मैक्सिमम शहरी जनसंख्या किस जिले की है? कोटा की। मैक्सिमम ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की है? डूंगरपुर की। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे कौन सा था? जयपुर। दूसरे पे है भरतपुर, तीसरे पे है दूसरा और चौथे पे है अलवर।
इन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हो गए? पहला जयपुर, फिर भरतपुर, दौसा और अलवर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, पहले नंबर पे जैसलमेर था, ही हमको पता है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? बाड़मेर। और तीसरे नंबर पे बीकानेर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हो गए जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अब हम देखते हैं राजस्थान में साक्षरता दर के बारे में। तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। ठीक है, तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.10%। ये है राजस्थान की साक्षरता दर। तो 66.10% है राजस्थान की साक्षरता दर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जो राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है 79.2%। और राजस्थान की जो महिला साक्षरता है वो है 52.1%। तो राजस्थान की जो महिला साक्षरता है वो है 52.1%। राजस्थान की पुरुष साक्षरता है वो है 79.2%। अब हम देखते हैं राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण साक्षरता है वो है 61.4%। और राजस्थान की शहरी साक्षरता कितनी है? वो है 79.7%। तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। राजस्थान में जो शहरी साक्षरता है वो है नहीं, राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.2, महिला साक्षरता है 50 महिला साक्षरता कितनी है? 52.1। और ग्रामीण साक्षरता कितनी है राजस्थान की? वो है 61.4%। और शहरी साक्षरता है राजस्थान की वो है 79.7%। ये है साक्षरता। अब हम देखते हैं राजस्थान के सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? वो है कोटा। राजस्थान का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? वो है कोटा। सबसे कम साक्षर जिला हो गया वो हो गया जालोर। तो राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला हो गया कोटा, सबसे कम साक्षर जिला हो गया जालोर। नेक्स्ट की राजस्थान में शहरी साक्षरता सबसे अधिक किस जिले की है? उदयपुर की। और शहरी साक्षरता सबसे कम किसकी है? वह है नागौर की। सर्वाधिक साक्षर जिला तो कोटा, सबसे कम साक्षर जिला जालोर, सर्वाधिक शहरी साक्षरता है उदयपुर की, सबसे कम शहरी साक्षरता है नागौर की। तो ये तो हो गया साक्षरता दर। अब आगे देखते हैं पिछले 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच में तो सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि किस जिले में हुई है? वो है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में। कितनी वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है साक्षरता दर में। नेक्स्ट है कि ना सबसे अधिक साक्षर जिलों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। कोटा सबसे अधिक साक्षर, दूसरे नंबर पे जयपुर, तीसरे नंबर पे झुंझुनू। ये क्या है? सबसे अधिक साक्षर जिले है कोटा, जयपुर, झुंझुनू। सबसे कम साक्षर जिला है वो कौन सा है? जालोर। सबसे कम साक्षर जिला है जालोर। अब लिंगानुपात के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। भारत का लिंगानुपात कितना है? वो है 943। तो राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? 15 कम है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान का लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? 15 कम है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का लिंगानुपात के मामले में भारत में कौन सा स्थान है? वो है 21वां। तो राजस्थान का लिंगानुपात के मामले में भारत में स्थान है वो कौन सा है? 21वां स्थान है राजस्थान का। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। जबकि राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? 933। तो ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा है, शहरी लिंगानुपात कम है। तो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है 914 है और ग्रामीण लिंगानुपात है 933 है। नेक्स्ट है राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 888। तो राजस्थान का बाल लिंगानुपात हो गया 888। नेक्स्ट की राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला हो गया डूंगरपुर। जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो गया धौलपुर। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो गया धौलपुर। नेक्स्ट है, तो ये तो क्या हो गया? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये हो गया सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। अब देखते हैं सबसे अधिक शहरी लिंगानुपात। सबसे अधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला हो गया टोंक और सबसे कम शहरी लिंगानुपात वाला जिला हो गया जैसलमेर। तो सबसे अधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला टोंक, सबसे कम शहरी लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर। सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? पाली। और सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला हो गया धौलपुर। तो एक बार आपके फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक शहरी और सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से? तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला तो कौन सा हो गया? टोंक। सबसे सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला हो गया पाली।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनका कि लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो वो जिले पहले नंबर पे कौन आएगा, डूंगरपुर, फिर राजसमंद, फिर पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इन जिलों का लिंगानुपात राजस्थान में सबसे ज्यादा है। सबसे पहले नंबर पे कौन है, डूंगरपुर, फिर है राजसमंद, फिर पाली, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। इनका लिंगानुपात राजस्थान में सबसे ज्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हो गए धौलपुर, फिर जैसलमेर, फिर करौली और भरतपुर। ये है सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले। आरपीएस से स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो देखते हैं राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र को कितने 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां और तीसरा अंतःस्थलीय या आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आ गया लूनी, माही और साबरमती। लूनी, माही और साबरमती, ये हो गई अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होगी चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। नेक्स्ट देखते हैं आंतरिक या अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदियां। तो वो ऐसी नदियां जो कि थोड़ी दूर जाकर भूमिगत हो जाती है, वो नदियां इसमें आ जाती है आंतरिक या अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदियां। तो इसके बारे में देखते हैं। आपसे जो मेनली क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, वो यही पूछते हैं कि नदी और उसकी सहायक नदियां, वो मैच करने वाला ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं चंबल, चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो चंबल की सहायक नदियां है सीप, मेज, बामनी। कौन सी है, पहला है सीप, मेज, बामनी। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है, सीप, मेज, बामनी, कुराल, कुन्नू, चाकन। सीप, मेज, बामनी, कुराल, कुन्नू, चाकन। तो चंबल की सहायक नदियां कौन सी होगी, सीप, मेज, बामनी, कुराल, कुन्नू, चाकन। नेक्स्ट है आलनिया और इज। तो ये सब क्या है, चंबल की सहायक नदियां। उसके अलावा क्या है, बनास, पार्वती, काली सिंध, ये भी चंबल की सहायक नदियां ही है। तो चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, सीप, मेज, बामनी, कुराल, कुन्नू, चाकन, आलनिया, इज। उसके अलावा बनास, पार्वती और काली सिंध। तो चंबल की सहायक नदियां हो गई सीप, मेज, बामनी, कुराल, कुन्नू, चाकन, आलनिया, इज और इसके अलावा बनास, पार्वती, काली सिंध। ये है चंबल की सहायक नदियां। उसके बाद देखते हैं बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई। तो बनास की सहायक नदियां तो वो कैसे है, वो है मेनाल, कोठारी। क्या है, मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। तो मेनाल क्या, कोठारी, और बेड़च क्या है, खारी। मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। तो बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी होगी, मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। 4 तो ये हो गई। आगे है मानसी, ढूंढ, मोरल, चंद्रभागा। मानसी, ढूंढ, मोरल, चंद्रभागा। तो बनास की सहायक नदियां होगी मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी, फिर है मानसी, ढूंढ, मोरल और चंद्रभागा। नेक्स्ट है डाई और बांडी। डाई और बांडी, तो ये किसकी सहायक नदियां होगी, बनास की। तो बनास की सहायक होगी मेनल, कोठारी, बेड़च, खारी, मानसी, ढूंढ, मोरल, भागा यानी चंद्रभागा। मानसी, ढूंढ, मोरल, चंद्रभागा। नेक्स्ट है डाई और बांदी, ये किसकी सहायक नदियां हो गई, बनास की सहायक नदियां। उसके बाद में हम देखते हैं पार्वती। पार्वती की सहायक नदियां कौन सी है, तो लासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रेतड़ी। तो कैसे याद करना है, लासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रेतड़ी, ये किसकी सहायक नदियां है, पार्वती की। लासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रेतड़ी, ये किसकी सहायक नदियां है, पार्वती की। तो कौन कौन सी हो गई, लासी, बरनी, बैथली और अंधेरी, रेतड़ी, ये है पार्वती की सहायक नदियां। आगे हम देखते हैं काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदियां कौन सी है, तो काली सिंध की सहायक नदियां है परवन, आहू, उजाड़, निवाज, चोली। परवन, आहू, उजाड़, निवाज, चोली। तो ये किसकी सहायक नदियां है, काली सिंध की। परवन, आहू, उजाड़, निवाज, चोली, ये सब किसकी सहायक नदियां है, काली सिंध की। काली सिंध की कौन सी हो गई, परवन, आहू, उजाड़, निवाज और चोली। तो ये है काली सिंध की सहायक नदियां। तो ये अभी हमने किसकी देखी है सहायक नदियां, बंगाल की खाड़ी
में गिरने वाली नदियों है उसके बारे में देखा है। तो चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी होगी? सीप मेज बामणी, कुराल कुन्नू चाकन, आलनिया एज और बनास पार्वती काली सिंध, ये भी चंबल की सहायक नदी है। दूसरा बनास की सहायक नदियां कौन सी होगी? मेनल कोठारी, बेड़च खारी, मानसी ढूंढ मोरल भागा, मानसी ढूंढ मोरल चंद्रभागा। नेक्स्ट है डाई और बांडी। क्या है? डाई और बांडी, ये हो गई बनास की सहायक नदियां। उसके बाद पार्वती की सहायक नदियां कौन सी हुई? तो लासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रेतड़ी। कौन कौन सी होगी? लासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रेतड़ी, ये होगी पार्वती की सहायक नदियां। नेक्स्ट है काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदियां परवन, आहू, उजाड़, निवाज, चोली। तो काली सिंध की सहायक नदियां होगी परवन, आहू, उजाड़, निवाज, चोली, ये होगी काली सिंध की सहायक नदियां। तो अभी तो हमने चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध देखा है। अब उसके बाद लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसको सीधा ऐसे याद कर सकते हैं, एल एस बजाज मैसेज, एल एस बजाज मैसेज, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो एल का मतलब क्या हो गया? लीलड़ी, एस का मतलब सूकड़ी, ब का मतलब हो गया बांडी, जा का मतलब हो गया जोजरी, ज का मतलब हो गया जवाई, एम का मतलब हो गया मीठड़ी, एस का मतलब हो गया सागी और जी का मतलब हो गया गोहिया। तो लूनी की सहायक नदियां क्या हो गई? लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, जोजरी, जवाई, मीठड़ी और सागी, गुहिया, ये सब किसकी सहायक नदियां होगी? लूनी की सहायक नदियां। लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, जोजरी, जवाई, मीठड़ी, सागी और गुहिया। एल एस बजाज मैसेज, लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, जोजरी, जवाई, मीठड़ी, सागी और गुहिया, ये हो गई लूनी की सहायक नदियां। नेक्स्ट है माही। माही की सहायक नदियां कौन सी हो गई? तो माही की सहायक नदियां सोम और जाखम। कौन सी होगी? सोम, जाखम, अनास, चाप। ठीक है, तो सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन, इराऊ, भादर, तो ये किसकी सहायक नदियां होगी? माही की। सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन, इराऊ, भादर, तो ये होगी माही की सहायक नदियां, सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन, इराऊ, भादर। तो माही की सहायक नदियां कौन सी होगी? सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन, इराऊ, भादर, ये होगी माही की सहायक नदियां। माही के बाद में देखते हैं साबरमती। साबरमती की सहायक नदियां कौन सी आ गई? तो साबरमती की सहायक नदियों में आ गई मानसी, वाकल, सेई, हतीमती, मधुमती, मानसी, वाकल, सेई, मानसी, वाकल, सेई, हतीमती, मधुमती। ठीक है, नेक्स्ट है हरनाव, वेतरक। क्या है? हरनाव, वेतरक और माजम, मोहर, मेसवा, माजम, मोहर, मेसवा, तो ये हो गई साबरमती की सहायक नदियां। तो साबरमती की सहायक नदियां हो गई मानसी, वाकल, सेई, हतीमती, मधुमती, हरनाव, वेतरक, माजम, मोहर, मेसवा, तो ये हो गई साबरमती की सहायक नदियां हो गई। तो साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है? मानसी, वाकल, सेई, हतीमती, मधुमती, हरनाव, वेतरक और माजम, मोहर, मेसवा, किसकी सहायक नदी है? साबरमती। मानसी, वाकल, सेई, हतीमती, मधुमती, हरनाव, वेतरक, माजम, मोहर, मेसवा, ये हो गई साबरमती की सहायक नदियां। नेक्स्ट है आंतरिक जल प्रवाह या अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदियां। इसमें आ गई कांतली, काकनी, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेढा और बाणगंगा। तो आंतरिक जल प्रवाह या अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदियों में आ गई कांतली, काकनी, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेढा और बाणगंगा। ठीक है, तो कांतली, कांकनी, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेढा और बाणगंगा, ये सब किसकी होगी? आंतरिक जल प्रवाह या अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदियां। तो ये याद रखना है। तो साबी तो क्या है? अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदी है, जबकि जो सागी सागी है वो है लूनी की सहायक नदी। तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो साबी तो है अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदी और सागी है वो है लूनी की सहायक नदी है। तो आंतरिक जल प्रवाह वाली कांतली, काकनी, गग्गर, साबी, रूपारेल, मेढा और बाणगंगा, ये है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां। आपके आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम में पशु वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पशु दिया जाता है और उसकी नस्ल है, तो उसको मैच करने का क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम भैंस। भैंस की नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सूरती, जाफराबादी,
भदावरी, मेहसाना, ये सब किसकी नस्ल है? ये है भैंसों की। तो भैंस की नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी और मेहसाना, ये सब नस्लें है किसकी? भैंस की। तो भैंस की नस्लें कौन कौन सी हो गई? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी और मेहसाना, ये सभी नस्लें है भैंस की। नेक्स्ट देखते हैं ऊंट। ऊंट की नस्ल हो गई नाचना, गोमठ, जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी, कच्छी, गुरहा, ये सब किसकी नस्लें हो गई? ऊंट की। तो ऊंट की नस्ल है नाचना, गोमठ, जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी, कच्छी और गुरहा, ये सब नस्लें हो गई किसकी? ऊंट की। नेक्स्ट है भेड़। भेड़ की नस्लें कौन कौन सी है? खेरी, नाली, चोकला, पूगल, मगरा, सोनाड़ी, मालपुरी, बागड़ी, ये सब किसकी नस्लें हो गई? भेड़ की नस्लें हो गई। भेड़ की नस्लें कौन कौन सी हो गई? खेरी, नाली, चोकला, पूगल, मगरा, सोनाड़ी, मालपुरी और बागड़ी, ये सब नस्लें हो गई भेड़ की। तो भेड़ की नस्लें हो गई खेरी, नाली, चोकला, पूगल, मगरा, सोनाड़ी और मालपुरी, बागड़ी, ये सब नस्लें हो गई भेड़ की। तो चोकला है उसको क्या भी कहा जाता है? भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। मगरा है उसे चक्री भी कहा जाता है। सोनाड़ी को चनुथर भी कहा जाता है। ठीक है, तो भेड़ की नस्लें हो गई खेरी, नाली, चोकला, पूगल, मगरा, सोनाड़ी, मालपुरी और बागड़ी, ये सब नस्लें है भेड़ की। तो खेरी, नाली, चोकला, पूगल, मगरा, सोनाड़ी, मालपुरी और बागड़ी, ये नस्लें है भेड़ की। नेक्स्ट है बकरी। बकरी की नस्लें कौन कौन सी हो गई? लोही, बर्बरी, जमनापुरी। नेक्स्ट है शेखावाटी, सिरोही, जखराना, जरवाली और बड़वारी, ये किसकी नस्लें हो गई? ये होगी बकरी की। तो बकरी की नस्लें है कौन कौन सी? लोही, बर्बरी, जमनापुरी, शेखावाटी, सिरोही, जखराना, जरवाली, बड़वारी, ये सब किसकी नस्लें हो गई? बकरी की। लोही, बर्बरी, जमनापुरी, शेखावाटी, सिरोही, जखराना, जरवाली और बड़वारी, ये नस्लें होगी बकरी की। नेक्स्ट है गाय। गाय की नस्लें कौन सी है? थारपारकर, कांकरेज, गिर, राठी, साहिवाल, सांचोरी, नागौरी, मेवाती, मालवी, सिंधी और हरियाणवी, ये सब किसकी नस्लें है? गाय की। तो गायों की नस्ल हो गई थारपारकर, कांकरेज, गिर, राठी, साहिवाल, सांचोरी, नागौरी, मेवाती, मालवी, सिंधी तथा हरियाणवी, ये सब नस्लें हो गई गाय की। तो एक बार वापस देख लेते हैं। भैंस की नस्लें हो गई मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी और मेहसाना। ऊंट की नस्लें हो गई नाचना, गोमट, जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी, कच्छी और गुरहा। भेड़ की नस्लें हो गई खेरी, नाली, चोकला, पूगल, मगरा, सोनाड़ी, मालपुरी और बागड़ी, भेड़ की नस्लें हो गई। बकरी की नस्ल हो गई लोही, बर्बरी, जमनापुरी, शेखावाटी, सिरोही, जखराना, जरवाली, बड़वारी, ये किसकी नस्लें होगी? बकरी की। गाय की नस्लें हो गई थारपारकर, कांकरेज, गिर, राठी, साहिवाल, सांचोरी, नागौरी, मेवाती, मालवी, सिंधी और हरियाणवी, ये हो गई गाय की नस्लें। अब हम देखते हैं स्माइल योजना के बारे में। तो स्माइल स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्माइल योजना चालू कब हुई थी? वो हुई थी 13 अप्रैल 2020 को चालू की गई थी। तो स्माइल योजना के अंतर्गत क्या है? जब कोरोना काल था, जब स्कूलें वगैरह सब बंद थी, तो क्या है बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, मतलब सोशल मीडिया के द्वारा, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती थी। कौन सी योजना के तहत? स्माइल योजना के तहत। तो कोरोना काल में व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बच्चों की जो पढ़ाई कराई जाती थी, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो बच्चों की पढ़ाई कराई जाती थी, उसे क्या कहते हैं? स्माइल योजना। तो स्माइल योजना में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था। उसमें किसको? शिक्षक को, विद्यार्थी तथा अभिभावक, इन सभी को क्या किया जाता था? ऐड किया जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप के में क्या है? ई कक्षा के जो वीडियो है वो प्रतिदिन सुबह भेजे जाते थे, उसको देख करके बच्चा पढ़ता था।
बच्चे को होमवर्क दिया जाता था, बच्चा होमवर्क करके वापस टीचर को भेजता था। तो इस प्रकार से स्माइल योजना के तहत पढ़ाई करवाई जाती थी कोरोना काल के समय। और ये चालू कब हुई थी? 13 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है कि यह प्रोजेक्ट केवल किसके लिए था? सरकारी स्कूलों के लिए था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि स्माइल योजना किसके लिए थी? सरकारी स्कूलों के लिए थी। तो निजी स्कूलों के लिए ये नहीं थी। तो स्माइल प्रोजेक्ट किसके लिए था? सरकारी स्कूलों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्माइल 2.0 योजना कब चालू हुई? तो वो चालू हुई 2 नवंबर 2020 को। तो स्माइल 2.0 योजना चालू हुई थी 2 नवंबर 2020 को। और स्माइल 3.0 योजना चालू हुई 21 जून 2021 को। तो स्माइल योजना तो चालू हुई थी 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 चालू हुई 2 नवंबर 2020 को। स्माइल 3.0 चालू हुई 21 जून 2021 को चालू हुई। तो स्माइल 2.0 योजना जो चालू हुई थी वो आओ घर में सीखे अभियान के तहत हुई थी। किसमें हुई थी? आओ घर में सीखे अभियान के तहत चालू हुई थी स्माइल 2.0। और स्माइल 3.0 आओ घर में सीखे अभियान 2.0 के तहत चालू हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई स्माइल योजना 13 अप्रैल 2020, स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020, स्माइल 3.0 21 जून 2021। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2025 के लिए। सबसे पहले है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कथन किस केस के संदर्भ में दिया था? वो दिया था बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग का जो है पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? वो कहा था बेरूबारी केस के संदर्भ में कहा था। आगे हम देखते हैं ईसीआई। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में भी कुछ पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग होता है वो क्या है? एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो भारतीय चुनाव आयोग है वो क्या है? एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे पहले जो भारतीय चुनाव आयोग था ना उसमें पहले केवल कितने सदस्य होते थे? एक सदस्य होता था। तो भारतीय चुनाव आयोग में पहले केवल कितने सदस्य थे? एक सदस्य थे। और वो सदस्य क्या कहलाता था? मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता था। तो पहले जो चुनाव आयोग है उसमें केवल कितना सदस्य होते थे? एक। और वो सदस्य क्या कहलाता था? मुख्य चुनाव आयुक्त। 1 अक्टूबर 1993 से इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो वो तो है ही, उसके अलावा 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त है, उनकी व्यवस्था भी और कर दी गई। तो कब से की गई? 1 अक्टूबर 1993 से। तो 1 अक्टूबर 1993 से एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की भी व्यवस्था की गई भारतीय चुनाव आयोग में। तो बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा तो कब लागू हुई? वो लागू हुई 1 अक्टूबर 1993 से। मतलब बहुसदस्यीय आयोग कब से बना? ये 1 अक्टूबर 1993 से बना। ये भी अभी संस्कृत शिक्षा वाले एग्जाम में पूछा गया था कि बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा कब से लागू हुई? 1 अक्टूबर 1993 से लागू हुई। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय चुनाव आयोग के है उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और अतिरिक्त चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं ना उनके वेतन भत्ते और उनको पद से हटाने की जो क्रिया विधि है वो किसके समान होती है? वो होती है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही होती है। उनके वेतन भत्ते और उनको पद से हटाने की क्रिया विधि ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होती है। भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही है? तो भारत की जो एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही है वो रही है वी.एस. रमा देवी। कौन रही है? वी.एस. रमा देवी रही है जो कि भारत की एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही है। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार है। ये करंट का क्वेश्चन भी है। वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो क्या है? कौन है? ज्ञानेश कुमार। और
इसकी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी इसकी स्थापना। अब हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो उन्हें क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो उन्हें क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एल्केन। क्या कहा जाता है, एल्केन। और डबल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं एल्केन। एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। मतलब इसमें जितने कार्बन होते हैं, इसमें कार्बन की संख्या जितनी होती है ना, तो कार्बन जितने होते हैं उसके दुगुने से दो अधिक क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो एल्केन में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उसके दुगुने से दो अधिक क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो वो होता है एल्केन। जैसे हो गया, इसका एग्जांपल देखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में है का सूत्र है C3H8। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3 है। तो इसमें हाइड्रोजन क्या होंगे, दुगुने से दो अधिक। मतलब 3 का दुगुना हो गया 6, और 6 + 2 तो कितना हो गया, हाइड्रोजन होंगे 8। तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगुने से दो अधिक होती है। दूसरा देखते हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में क्या होता है, क्या पाया जाता है, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें जो सूत्र होता है इसका वो होता है CnH2n। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कार्बन की कितनी होगी, दुगुनी होगी। जैसे प्रोपीन का एग्जांपल देखते हैं। प्रोपीन क्या है, एक प्रकार की एल्कीन है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या है, सूत्र इसका C3H6। C3H6। तो इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कार्बन की दुगुनी है। कार्बन कितने थे, 3। हाइड्रोजन हो गए 6। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कार्बन की दुगुनी है। तो ये हो गया एल्कीन। ठीक है, अब देखते हैं एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन की संख्या के दुगुने से दो कम होती है। तो इसका सूत्र हो गया CnH2n-2। मतलब हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कार्बन की संख्या के दुगुने से दो कम होगी। जैसे देखते हैं प्रोपाइन क्या है, एक प्रकार का एल्काइन है। तो इसका सूत्र होता है C3H4। तो इसमें क्या है, कार्बन कितने हैं, 3। तो कार्बन का 3 का दुगुना 6 और दुगुने से 2 कम, तो मतलब हो गया 4। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या होगी 4। तो C3H4। तो ये एल्केन एल्कीन एल्काइन 3 तो ये हो जाते हैं। अब अपन को है ना कुछ चीजें याद रखनी है। यदि एक कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन में कंपाउंड में यदि कितना हो, कार्बन एक कार्बन हो तो उसे क्या कहेंगे, मैथ। 2 कार्बन हो तो उसे कहते हैं एथ या ईथ। ठीक है, एक कार्बन हो तो मैथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 हो तो प्रॉप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, तो इधर देखा आपने कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इधर क्या लगा, प्रॉप। तो इस टाइप से इसका नामकरण करते हैं। जैसे इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, 3। तो आ जाएगा प्रॉप। 3 कार्बन में हमने देखा क्या होता है, प्रॉप। अगर 2 होता तो क्या आ जाता, एथ। 1 होता तो क्या आ जाता, मैथ। जैसे आपने पढ़ा होगा मेथेन, इसका सूत्र, इसमें कार्बन कितना है, 1। तो क्या आ जाएगा, मैथ।
इस टाइप से। तो इसमें 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा प्रोप। तो एक कार्बन हो तो मैथ, फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ये नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह है, वो प्रेजेंट होने पर अनुलग्न क्या लगता है उसके बारे में देख लेते हैं। 3 कार्बन को लेके चल रहे हैं, 3 कार्बन मतलब प्रोप, ठीक है। तो उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। यदि अगर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या लगता है, एन लगता है। यदि सिंगल बॉन्ड है कंपाउंड में सभी तो अनुलग्न क्या लगेगा, एन। मान लो अपन का 3 कार्बन का कंपाउंड है तो आगे तो क्या आ जाएगा प्रोप और पीछे क्या लग जाएगा, एन, प्रोपेन। यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। डबल बॉन्ड है एक तो अनुलग्न क्या लगेगा, ईन, ठीक है। अपना कार्बन कंपाउंड था 3 कार्बन का तो आगे तो क्या आ गया प्रोप और पीछे क्या लग गया, ईन, प्रोपीन। यदि कार्बन में क्या है कंपाउंड में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा, आइन, क्या लगेगा, आइन। तो अपने 3 कार्बन का कंपाउंड है तो आगे तो क्या आ जाएगा प्रोप, ठीक है, और पीछे क्या आ जाएगा, आइन, प्रोपाइन। नेक्स्ट है यदि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओ एच है। ओ एच का मतलब है एल्कोहल। यदि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओ एच यानी कि एल्कोहल है तो अनुलग्न क्या लगेगा, ऑल, क्या लगेगा, ऑल। जैसे हमारे 3 कार्बन का कंपाउंड है प्रोप, ठीक है, तो पीछे क्या लग जाएगा, ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हम देखते हैं यदि फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, सी एच ओ है, तो जो अनुलग्न है वो क्या लगेगा, अल, ठीक है। तो जैसे हमारे 3 कार्बन का कंपाउंड है तो प्रोप, फिर पीछे क्या लग जाएगा, अल, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। तो इस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट है यदि है ना सी ओ फंक्शनल ग्रुप है यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, ऑन, तो प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ये वाला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या, इसमें अनुलग्न क्या लगता है, ओइक एसिड, क्या होता है, ओइक एसिड। तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। अब हम कुछ पादप हार्मोन के बारे में देखते हैं। तो पादप हार्मोन जो हम मेनली कितने 5 पादप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, फिर जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। तो इसमें से आपसे ये 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से वृद्धि प्रेरक हार्मोन कौन सा है या वृद्धि संतमक हार्मोन कौन सा है। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये तीनों तो क्या है, वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन है। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये है वृद्धि प्रेरक या ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन है। जबकि जो एब्सिसिक अम्ल है वो क्या है, वृद्धि संदमक है, मतलब पादपों में वृद्धि को संदमित करता है। तो एब्सिसिक अम्ल वो क्या है, वृद्धि संदमक यानी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ये पादपों में वृद्धि को संदमित करता है। जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन ये पादपों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है इथाइलिन। अब हम इनके कार्य देख लेते हैं। ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या है, एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता। तो आपसे पूछा जाए कि शीर्ष प्रभाविता कौन सा हार्मोन दिखाता है, वो है ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य काम क्या है, ये बीजों को अंकुरित करवाता है, ठीक है, बीजों के अंकुरन में हेल्प करवाता है जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन का जो प्रमुख कार्य क्या है वो है कोशिका विभाजन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन क्या कराता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। तनाव की परिस्थिति होती है पौधों में जब तो ये हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। तो एब्सिसिक अम्ल को क्या भी कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, एक गैसीय हार्मोन है। तो इथाइलिन क्या है, गैसीय हार्मोन। आपसे पूछ सकते हैं कि गैसीय हार्मोन कौन सा है, वो है इथाइलिन है। और इसका काम क्या होता है, फलों के परिपक्वन में सहायता प्रदान करता है। तो फलों का परिपक्वन कौन कराता है, वो कराता है इथाइलिन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक है वो क्या है, वो उसमें क्या है, संकटग्रस्त जीवों का डाटा संग्रहित रहता है। तो रेड डाटा बुक में किसका डाटा संग्रहित रहता है, संकटग्रस्त जो पादप या जंतु है उनका जो डाटा संग्रहित कौन सी बुक में रहता है, वो रहता है रेड डाटा बुक में।
तो रेड डाटा बुक को प्रकाशित कौन करता है? वो करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। ये किसको प्रकाशित करता है? रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। रेड डाटा बुक का पहली बार प्रकाशन हुआ था 1963 में। अभी आपके संस्कृत शिक्षा विभाग वाला फर्स्ट ग्रेड एग्जाम था 2023 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संकटग्रस्त, थ्रेटेंड, ठीक है, संकटग्रस्त या थ्रेटेंड जो में कौन कौन से इसकी कैटेगरी आती है? तो जो रेड डाटा बुक में लगभग 7-8 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। विलुप्त हो गया, दुर्लभ हो गया, या निकट भविष्य में दुर्लभ, विलुप्त, रेयर, ये सब 7-8 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। उसमें से जो संकटग्रस्त या थ्रेटेंड जो स्पीसीज है उसमें कौन कौन आती है? वो आती है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और रेयर। तो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और रेयर, ये तीनों किसमें आती है? संकटग्रस्त या थ्रेटेंड वाली जो कैटेगरी है उसमें आती है। तो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और रेयर, ये तीनों आती है संकटग्रस्त में। ये वाला भी संस्कृत शिक्षा 2024 में पूछा गया था प्रश्न। अब हम कुछ पादप हार्मोन के बारे में देखते हैं। तो पादप हार्मोन जो हम मेनली कितने 5 पादप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, फिर जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। तो इसमें से आपसे ये 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से वृद्धि प्रेरक हार्मोन कौन सा है या वृद्धि संदमक हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों तो क्या है? वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन है। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये है वृद्धि प्रेरक या ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन है। जबकि जो एब्सिसिक अम्ल है वो क्या है? वृद्धि संदमक है, मतलब पादपों में वृद्धि को संदमित करता है। तो एब्सिसिक अम्ल वो क्या है? वृद्धि संदमक यानी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ये पादपों में वृद्धि को संदमित करता है। जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन ये पादपों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है इथाइलिन। अब हम इनके कार्य देख लेते हैं। ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या है? एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता। तो आपसे पूछा जाए कि शीर्ष प्रभाविता कौन सा हार्मोन दिखाता है? वह है ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य काम क्या है? ये बीजों को अंकुरित करवाता है, ठीक है, बीजों के अंकुरन में हेल्प करवाता है जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन का जो प्रमुख कार्य क्या है? वो है कोशिका विभाजन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन क्या कराता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ये क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। तनाव की परिस्थिति होती है पौधों में जब, तो ये हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। तो एब्सिसिक अम्ल को क्या भी कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है? एक गैसीय हार्मोन है। तो इथाइलिन क्या है? गैसीय हार्मोन। आपसे पूछ सकते हैं कि गैसीय हार्मोन कौन सा है? वो है इथाइलिन है। और इसका काम क्या होता है? फलों के परिपक्वन में सहायता प्रदान करता है। तो फलों का परिपक्वन कौन कराता है? वो कराता है इथाइलिन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक है वो क्या है? वो उसमें क्या है? संकटग्रस्त जीवों का डाटा संग्रहित रहता है। तो रेड डाटा बुक में किसका डाटा संग्रहित रहता है? संकटग्रस्त जो पादप या जंतु है उनका जो डाटा संग्रहित कौन सी बुक में रहता है? वो रहता है रेड डाटा बुक में। तो रेड डाटा बुक को प्रकाशित कौन करता है? वो करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। ये किसको प्रकाशित करता है? रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। रेड डाटा बुक का पहली बार प्रकाशन हुआ था 1963 में। अभी आपके संस्कृत शिक्षा विभाग वाला फर्स्ट ग्रेड एग्जाम था 2023 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संकटग्रस्त, थ्रेटेंड, ठीक है, संकटग्रस्त या थ्रेटेंड जो में कौन कौन से इसकी कैटेगरी आती है? तो जो रेड डाटा बुक में लगभग 7-8 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। विलुप्त हो गया, दुर्लभ हो गया, या निकट भविष्य में दुर्लभ, विलुप्त, रेयर, ये सब 7-8 कैटेगरी में विभाजित किया गया है।
उसमें से जो संकटग्रस्त या थ्रेटेंड जो स्पीसीज है उसमें कौन कौन आती है, वो आती है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और रेयर। तो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और रेयर, ये तीनों किसमें आती है, संकटग्रस्त या थ्रेटेंड वाली जो कैटेगरी है उसमें आती है। तो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और रेयर, ये तीनों आती है संकटग्रस्त में। ये वाला भी संस्कृत शिक्षा 2024 में पूछा गया था प्रश्न। हेनरी फेयल था, हेनरी फेयल थे ना, उन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया था, वो दिया था POCCC। तो हेनरी फेयल ने कौन सा फॉर्मूला दिया था, POCCC। पी का मतलब, इसमें पी का मतलब क्या होता है, होता है प्लानिंग। ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। सी का मतलब क्या होता है, कमांड, सी का मतलब होता है कमांड। अगले सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है सी, उसका मतलब होता है कंट्रोल। तो आपसे ये ऐसे पूछा जाता है, ये वाले दोनों, लूथर गुलिक और हेनरी फेयल, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि इस फॉर्मूले में पी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। तो इस टाइप से पूछा जाता है। तो हेनरी फेयल का जो फॉर्मूला है उसमें पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सी का मतलब कमांड, अगले सी का मतलब कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट सी का मतलब कंट्रोल। अब हेनरी फेयल के बाद में हम देखते हैं लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने कौन सा फॉर्मूला दिया, वो दिया पोस्ट कॉर्ब। क्या है, पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब का फॉर्मूला दिया था। पोस्ट कॉर्ब में पी का मतलब क्या है, प्लानिंग, पी का मतलब क्या है, प्लानिंग। ओ का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। एस का मतलब क्या है, स्टाफिंग, एस का मतलब क्या है, स्टाफिंग। नेक्स्ट है डी, डी का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग। और फिर ये CO, दोनों साथ में, ठीक है, CO, दोनों ये साथ में। CO का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। CO का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट है आर, आर का मतलब है रिपोर्टिंग, बी का मतलब है बजटिंग। तो जो लूथर गुलिक ने कौन सा फॉर्मूला दिया था, पोस्ट कॉर्प, उसमें पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब है रिपोर्टिंग, बी का मतलब है बजटिंग। अब हम देखते हैं न्यूटन की गति के नियम। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूटन की गति के नियम के बारे में देखते हैं। तो न्यूटन की गति के कितने नियम है, 3 नियम है। पहला नियम है, उसका नाम है जड़त्व का नियम। दूसरे नियम का नाम है संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरे नियम का नाम है, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पहला नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम। और न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो सबसे पहला हम देखते हैं जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति का पहला नियम। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह एक समान वेग से गतिशील बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। तो जड़त्व के नियम में क्या कहा गया है कि यदि कोई वस्तु क्या है, स्थिर है तो वो स्थिर बनी रहेगी, और कोई वस्तु है ना गति कर रही है तो वो एक समान वेग से गतिशील बनी रहेगी, जब तक कि उस पर क्या है, कोई बाह्य बल न लग रहा हो। तो ये नियम है जड़त्व का नियम। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। बस जब अचानक से रुक जाती है ना तो हमको धक्का लगता है। तो ये कौन से, किसका नियम है, यह है न्यूटन की गति के पहला नियम है, जड़त्व का नियम। उसका एग्जाम्पल है जब बस अचानक से रुकती है तो हमको धक्का लगता है। तो ये हो गया पहला नियम, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम में कहा गया है वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसके वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। तो संवेग संरक्षण के नियम में, यानी न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। तो संवेग है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, वही क्या होता है, संवेग। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो किसके समानुपाती होती है, बल के। तो संवेग में परिवर्तन, इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी। तो संवेग को किससे लिखते हैं, पी से, और संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा पी बटा क्या आ जाएगा, समय। तो संवेग में परिवर्तन बटा समय क्या होगा, बल। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, बल के।
तो संवेग में परिवर्तन, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा समय बराबर क्या होगा, बल। ये होगा बल का सूत्र। बल का एक दूसरा सूत्र भी होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल का दूसरा सूत्र क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। बल की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो संवेग संरक्षण के नियम का जो उदाहरण क्या है वो है, गेंद को पकड़ते समय आपने देखा होगा कोई भी गेंदबाज होता है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है। तो पीछे की तरफ क्या ले जाता है, वो ऐसा करके क्या करता है, वो समय को बढ़ा देता है। ठीक है, तो गेंद को पकड़ते समय जो फील्डर है वो अपने हाथों को पीछे ले जाता है। ये कौन से नियम का उदाहरण है, ये है न्यूटन की गति के दूसरे नियम यानी संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण है। तो पहला नियम तो कौन सा है, जड़त्व का नियम। दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम। जड़त्व के नियम का उदाहरण है, अचानक से बस रुक जाती है तो धक्का लगता है, ये उसका है जड़त्व के नियम का उदाहरण। संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण क्या है, गेंद को पकड़ते समय गेंदबाज अपने हाथों को पीछे ले जाता है, ये किसका नियम है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम या संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण है। अब देखते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, उसका नाम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया की समान किंतु विपरीत, क्या है, समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब एक वस्तु यदि दूसरी वस्तु पर कोई बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी। मान लो है ना, कोई ये दो वस्तु है, एक वस्तु दूसरी पर बल लगा रही है तो इतना का इतना बल है ना, ये दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाएगी। तो इन बलों, दोनों बल है, ये दोनों बल, इनका मान क्या होगा, समान होगा, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होगी। एक बल तो इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की दिशा विपरीत होगी। तो इसका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण देख लेते हैं। बंदूक से कोई गोली छोड़ते हैं तो बंदूक है ना को पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो ये किसका नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब बंदूक से आपने गोली छोड़ी तो बंदूक है वो किस पे, गोली पे किधर, आगे की तरफ बल लगाएगी, तो और गोली बंदूक पे पीछे की तरफ लगाएगी, जिससे बंदूक पीछे की तरफ बंदूक को धक्का लगता है। तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में ये बात ध्यान रखनी है कि जो दोनों बल है उनका मान समान होता है। दोनों बल है, बंदूक द्वारा गोली पे लगने वाला बल और गोली द्वारा वापस बंदूक पर लगने वाला बल, उन दोनों बलों का मान समान होता है, लेकिन उन दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। एक तो इधर लगेगा, दूसरा इधर लगेगा, दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। और दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। तो एक बल तो किस पे लग रहा है, बंदूक किस पे लगा रही है, गोली पे, तो एक बल तो लग रहा है गोली पे, और दूसरा जो बल लग रहा है वो वापस लग रहा है बंदूक पे। तो दोनों बल है वो अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। यह भी संसद शिक्षा 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि दोनों बल है वो क्या है, अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। तो न्यूटन की गति के 3 नियम है, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व के नियम में ये कहा गया है कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर बनी रहेगी, और कोई वस्तु गतिशील है तो वो एक समान वेग से गतिशील बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। इसका उदाहरण है बस के रुकने पर अचानक से जो धक्का लगता है, वो न्यूटन की गति के पहले नियम यानी जड़त्व के नियम का उदाहरण है। दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम। इसमें कहा गया है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा नियम। ठीक है, तो इसका उदाहरण है कि गेंद को पकड़ते समय जो फील्डर है अपने हाथ पीछे ले जाते हैं, वो किस नियम को बताते हैं, वो है संवेग संरक्षण के नियम को। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब प्रत्येक क्रिया की समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु वापस पहली पे बल लगाएगी, और दोनों बलों का मान क्या होगा, समान होगा, लेकिन दोनों बलों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, और दोनों बल क्या लगेंगे, अलग अलग वस्तुओं पर लगेंगे। तो और इसका उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ने पर, तो गोली बंदूक से गोली छोड़ने पर जो बंदूक पीछे की तरफ धक्का लगता है, वो भी इसका उदाहरण है क्रिया प्रतिक्रिया। इसका दूसरा उदाहरण है जब हम नाव से उतरते हैं तो हम इधर आगे वाली साइड उतरते हैं और नाव को पीछे की तरफ धक्का लगता है, ये भी किसका नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। अब हम देखते हैं मोल के बारे में।
तो मोल मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मोल का सूत्र क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसके बारे में हम देखते हैं, तो कुछ प्रमुख तत्व है उनके मॉलिक्यूलर वेट यानी परमाणविक भार है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 24। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर होता है 35.5 और कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। तो ये कुछ प्रमुख तत्व है जिनके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हमने देखा है। अब एक लाइन याद रखनी है कि एक मोल जो कण है उनका भार किसके बराबर होता है? उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बोल दे कि एक मोल है, एक मोल उसका भार कितना होगा? तो उतना ही होगा जितना कि उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। जैसे आपसे बोल दिया जाए एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल ऑक्सीजन का भार कितना होगा? तो 16। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16। और मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है ग्राम में, तो एक मोल ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक मोल सोडियम का भार कितना होगा, तो कितना होगा? 23 ग्राम। अगर बोल दिया जाए एक मोल मैग्नीशियम, इसका भार कितना होगा? 24 ग्राम। बोल दिया जाए एक मोल कैल्शियम, कैल्शियम का भार कितना होगा? 40 ग्राम। तो एक मोल जो कण है उनका भार किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है ग्राम में। अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि एक मोल कणों की संख्या, एक मोल में कितने कण है वो आएंगे, तो एक मोल में कितने कण है उसकी संख्या बोल दी जाए, तो एक मोल में कितने कण होते हैं? वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर कण होते हैं। मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.02 इंटू 10 की गुना 10 की घात कितनी? 23। इतने कण होते हैं एक मोल में। अगर आपको बोल दिया जाए एक मोल ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो वो होगी 6.02 इंटू 10 की घात 23। अगर बोल दिया जाए एक मोल कैल्शियम है, उसमें कैल्शियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 6.02 इंटू 10 की घात 23, इतनी होगी। अगर यह आपके क्वेश्चन पूछा गया था संसद शिक्षा विभाग 2024 वाला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका भार इसमें से अधिक होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पहला दिया गया है सुक्रोज। सुक्रोज का सूत्र क्या है? C12H22O11। सुक्रोज के 0.2 मोल, सुक्रोज के कितने दिए गए? 0.2 मोल इनका भार। दूसरा दिया गया है CO2, CO2 के 2 मोल। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के भी कितने हैं? 2 मोल। नेक्स्ट है H2O, H2O के कितने हैं? 10 मोल। ठीक है, तो ये दिए गए, इसमें से बोला गया है कि किसका भार अधिक होगा। तो इसका भार कैसे निकालेंगे? तो इसका भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। ठीक है, तो इसका वो निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वो निकालेंगे। तो कितना है? कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 12। तो 12 तो क्या है? कार्बन परमाणु। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना है? 12। एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12। तो 12 इंटू 12। तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12, ये 12। और कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी आ गई? 12। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 12 और एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट है वो है 12। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो 12 कार्बन परमाणुओं का जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 144। फिर देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 22। तो 22 तो है हाइड्रोजन की संख्या और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 1। तो कितना आ जाएगा गुणा करने पे? 22। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 11। तो 11 और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16। तो 11 इंटू 16 176। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 342। 342 है वो क्या है? सुक्रोज के एक मोल का मॉलिक्यूलर वेट है। 342 क्या है? एक मोल का मॉलिक्यूलर वेट है। कितना? एक मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 342 ग्राम। अपन को पूछा क्या कि 0.2 मोल, 0.2 मोल है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो 0.2 मोल के लिए निकालने के लिए इसको 342 को किससे गुणा कर देंगे? 0.2 से। तो 0.2 मोल है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 68.4 ग्राम। तो सुक्रोज के 0.2 मोल है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 68.4 ग्राम।
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं CO2। CO2 के 2 मोल का मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो CO2 है, CO2 में कार्बन कितना है 1, कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना आ गया 12, तो 1 × 12 कर देंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2, और एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट है 16, 16 × 2 कर देंगे। ठीक है, तो कुल कितना आ जाएगा 44। तो 44 आएगा ना, वो क्या है 1 मोल का मोलिकुलर वेट है, और अपन को दिया गया 2 मोल, तो 2 से गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा 88। इसका क्या आ जाएगा 88। तो CO2 के 2 मोल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 88 ग्राम। ठीक है, CO2 के 2 मोल का वेट है वो कितना हो जाएगा 88 ग्राम आ जाएगा। CO2 के 2 मोल का वेट आ गया 88 ग्राम, और सुक्रोज के 0.2 मोल का आ गया 68.4 ग्राम। तीसरा देखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके 2 मोल का निकालना है। तो कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है 1, और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 12, 1 × 12। नेक्स्ट क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या 3 × 3 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 16। तो इसको हल करने पे कितना आ जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आएगा ना, वो कितने CO3 के 1 मोल का 1 मोल का भार आएगा। तो 100 ग्राम कितना आएगा 1 मोल का भार आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का भार आ गया 100 ग्राम, और अपन को कितने का भार निकालना है 2 मोल का, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना भार आ जाएगा 200 ग्राम। कितना आ जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है H2O के 10 मोल का। तो H2O, इसमें H2 कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, और हाइड्रोजन का भार होता है 1। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 × 16, तो करने पे कितना आ जाएगा 18। 18 है वो कितने 1 मोल का भार है। तो अपन को कितने 10 मोल का भार निकालना है, तो 18 × 10 तो 180 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 ग्राम। तो हमको क्या पूछा था किसका भार अधिक है, तो सुक्रोज के 0.2 मोल का भार आ गया कितना 68.4 ग्राम आ गया। CO2 के 2 मोल का भार आ गया, तो 2 मोल का भार कितना आ जाएगा 88 ग्राम आ गया। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का भार आ गया 200 ग्राम आ गया, और H2O के 10 मोल, H2O के 10 मोल का भार आ गया 180 ग्राम। तो इसमें से ज़्यादा कौन सा है आप बताओ, ज़्यादा है 200, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का भार इसमें सबसे अधिक है।